फॉर्मूला होता है ना F इक्वल टू ma, 9th क्लास में आता है एक फॉर्मूला F इक्वल टू ma, A इक्वल टू F अपॉन m। F है 600 न्यूटन, सिस्टम का मास कितना है? 10 प्लस 20 कितना होता है? 30। तो सिस्टम में दो बॉडीज हैं 10 kg 20 kg, तो 600 न्यूटन दोनों को खींच रहा है, ठीक बात है ना। तो 600 डायरेक्ट आ जाता है 10 kg पर, और 600 का कुछ पार्ट इनडायरेक्टली आता है 20 kg पर। तो 600 न्यूटन दोनों को मिलाकर कितना एक्सेलरेशन दे रहा है? कितना दे रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। तो सबसे पहला काम कीजिए, लिखिए एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। है ना, जल्दी कीजिए। और कितना आ रहा है देखिए, सही तो है ना? 20। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। हो गया सर। हो गया, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं। हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन पता लग गया, अब T2 पता लग जाएगा, या पहले T1 इक्वेशन 1 के बाद। तो T1 इज द फोर्स which pulls the B body। तो लिखिए गाइस, स्टार्ट कर सकते हैं ना? यस सर। एक्सेलरेशन लिखिए in horizontal direction, net force in horizontal direction, net force on the B body, on the B body। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे बी बॉडी पर एक ही फोर्स दिख रहा है, आपको इसके अलावा कुछ दिख रहा हो तो बताओ। सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन है नहीं। अगर स्मूथ नहीं होता तो आपको भी पता है, मैं अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन का एरो बना देता हूं। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बॉडी पर एक ही फोर्स है, विच इज टेंशन। बात मानते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन की तो मैं कह ही नहीं रहा हूं, वर्टिकल में वेट भी होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, बट हॉरिजॉन्टल के बारे में लिखा है, ठीक है। तो एफ नेट क्या होता है? एम ए एम ए। एफ नेट हमेशा क्या होता है? एम ए। तो एम मास होगा और ए एक्सेलरेशन होगा, और T1 जो होगा वो पता लग जाएगा। तो एंड कीजिएगा इस T1 इक्वल टू 20 इंटू 20, T1 इक्वल टू 400 आ रहा है यहाँ पर। यस सर। तो काफी बच्चे समझ गए होंगे T2 कितना आएगा? 200 आएगा। अब मैं राइट साइड में आ गया। सर ये एफ नेट वाला फिर से बताना, T इक्वल्स टू T1 कैसे हुआ? देखिए, हम दोनों बॉडीज को देख रहे हैं, है ना, दोनों बॉडीज को हम देख रहे हैं। ये दोनों बॉडीज एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। प्रैक्टिकली सोचना है ना, कभी कभी बच्चे जो दिख रहा है उसमें इतने डूब जाते हैं कि वो, है ना, अपना ओरिजिनल दिमाग यूज नहीं लेते हैं, जो कि बहुत शार्प भी है और बहुत यूजफुल भी है। तो दोनों बॉडीज एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो दिस इज द सिस्टम, 10 kg 20 kg का एक सिस्टम है, वन सिस्टम। वन पर ध्यान दें, 10 kg 20 kg का एक सिस्टम है, वन सिस्टम है, ठीक है। इट इज अ सिस्टम, ओके। इस पूरे सिस्टम पर कितना फोर्स है? 600 न्यूटन। तो हमने ए जो पता किया है ना, ये सिस्टम का एक्सेलरेशन है। सिस्टम में दोनों है, 10 kg भी है 20 kg भी है। तो ये एक्सेलरेशन ए बॉडी का भी है, ये एक्सेलरेशन बी बॉडी का भी है ना। तो जो 600 न्यूटन फोर्स लगा है वो आपको लग रहा होगा ए बॉडी पर है, बट एक्चुअल में 600 न्यूटन का कुछ पार्ट ए पर काम कर रहा है और कुछ पार्ट बी पर काम कर रहा है। और बी पर कितना काम कर रहा है?
T1 टेंशन, और T1 एक्चुअल में क्या है, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स। हमें 3 फोर्सेस यहाँ दिख रहे हैं, एक इसका वेट होगा डाउनवर्ड W = mg, एक आपको समझा रखा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस का होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेट को बैलेंस कर लेता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, बॉडी ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है, सिंगल फोर्स टेंशन फोर्स लेफ्ट साइड में है, तो अब बॉडी करेगी क्या, एक अकेला फोर्स लेफ्ट साइड में है तो बॉडी को लेफ्ट साइड में जाना ही पड़ेगा ना, तो 20 kg की बॉडी लेफ्ट साइड में जा रही है बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ टेंशन फोर्स T1। तो टेंशन फोर्स अकेला फोर्स है, तो जो अकेला है वही नेट फोर्स है। बहुत सिंपल बात है, तो बहुत ही सिंपल। अगर 2-3 फोर्स होते, नेट पता करना होता तो दिमाग लगाते, अकेला फोर्स है तो वो अकेला ही नेट है। अब नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, ma। मास आपको पता है, एक्सेलरेशन हमने पता कर लिया। आई थिंक पिक्चर क्लियर है T1 का। Yes, अब T2 का आप बताओ 200 आएगा कि नहीं आएगा, ये आप बताओ मुझे। सेम। अब ये जो इक्वेशन 1 है वो तो यहाँ जो इक्वेशन 1 है वो तो एज इट इज काम आएगी, इसके बाद का काम स्टार्ट करना है आपको यहाँ पर। क्या, नेट फोर्स ऑन द बॉडी A, नेट फोर्स ऑन, नेट कौन सा, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द बॉडी A, T2, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द बॉडी A, F नेट इक्वल टू क्या है, T2। और कोई फोर्स ही नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल का तो यहाँ पर आप समझना चाहें तो वापस वेट डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड होगा, बट हॉरिजॉन्टल। तो F नेट क्या होगा, ma, और ये T2। यहाँ पर m कुछ और है, 10 kg, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं m2 लिखें क्या, चलिए m ही रहने दीजिए, ये बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर आपने ऊपर लिखा है नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द बॉडी A बॉडी के लिए, तो अंडरस्टूड है ये मास भी अब किसका होगा, A बॉडी का ही होगा। तो T2 = 200 न्यूटन। तो वो जो एग्जाम्पल था ना, कौन सा एग्जाम्पल, एक 2 व्हीलर और एक कार वाला, जब कार 2 व्हीलर को टो कर रही है तो टेंशन कम है स्ट्रिंग में, जब 2 व्हीलर से कार को टो किया जा रहा है तो टेंशन ज्यादा होगा, है ना। तो प्रैक्टिकल भी सोचना है आपको, और ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन तो आपको, है ना, करने ही है। आगे बढ़ सकते हैं, yes sir। है ना, आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो 11th की फिजिक्स आपको लगेगा कि हाँ 11th की है तो अच्छी है, और डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो अब नया टॉपिक, एक बार आपको वो पुली वाला सिस्टम आपको पता लग जाए, मतलब चीजें समझ में तो आ जाए, जब आप रिकॉल करें तो रिकॉल सिस्टम भी बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रजिस्टर खुला हो तभी दिमाग चले, रजिस्टर बंद हो, कोई टॉपिक दिमाग में आ जाए तो एक के बाद एक स्टेप दिमाग में चलते जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो पुली वाला टॉपिक 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं आप, है ना। हमने कल स्टार्ट किया था ना टेंशन के फॉर्मूलाज, तो अगर m1 मास है और ये कोई दूसरा m2 मास है, और कंडीशन आप कुछ तो ले लें, m2 > m1, तब m2 बॉडी डाउनवर्ड, m1 बॉडी अपवर्ड मोशन करने लगेगी विद सम एक्सेलरेशन a। सिस्टम में कुछ टेंशन है, स्ट्रिंग में कुछ टेंशन है, तो हम सबसे पहले किस पर फोकस करते हैं, किसी भी एक बॉडी पर, तो लेट m1 बॉडी की बात कर लेते हैं। तो m1 बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगा, इसका वेट आपने लिखा था कल m1g, इसका वेट लिखा था m2g, तो हमें दिख रहा है दोनों बॉडीज पर 2-2 फोर्स हैं, तो नेट फोर्स F नेट क्या होगा, F नेट, तो वो होगा T - m1g, सही बात। yes sir। m1 बॉडी के लिए, फॉर m1, फॉर m2, तो आप देख लें बॉडी नीचे जा रही है, इसका मतलब m2g ही बड़ा होगा टेंशन से,
तो एफ नेट इसके केस में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m2g माइनस t। और हमेशा आपको बता रखा है नेट फोर्स क्या होता है, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट क्या होता है, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे हम इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, बस इन्हीं का सारा खेल है। आप जब इक्वेशन 1 को 2 को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो टेंशन मिल जाता है, और टेंशन की वैल्यू मिल जाती है तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो फिजिक्स में एक सेइंग बहुत काम आती है, वेल बिगैन इज हाफ डन। स्टार्ट करना आना चाहिए, है ना। अभी आपके आई थिंक टेस्ट नहीं हुए होंगे डेरिवेशन के, स्कूल्स वालों ने आपके रिटर्न टेस्ट नहीं लिए होंगे। जब वो होंगे तब आपको ये बात और पक्का अच्छे से समझ में आ जाएगी कि वेल बिगैन इज हाफ डन। डेरिवेशन में फॉर्मूलाज डेराइव अगर करना है तो स्टार्ट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। चलिए कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखिए, मोशन ऑफ अ कार। या सर्कुलर करेंगे, ओके गाइस, सर्कुलर वर्ड ऐड कर दें। सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन लेवल्ड रोड। Circular motion of a car on leveled road। लेवल्ड रोड मतलब हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल लेवल्ड, कहीं ऊपर नीचे नहीं है। हो गया। तो डायग्राम से हम बात को समझेंगे। तो हेडिंग क्या लिखा, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन यहां पर मैं एक सर्कुलर पाथ बना रहा हूं, जो हो सकता है आपको सर्कुलर नहीं दिखे। अगर आपको एग्जैक्टली सर्कुलर देखना है तो एक व्यू चेंज करना होगा। लेट दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ओके गाइस, भाई आवाज आ जाए, वीडियो ठीक है? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। तो एक सर्कुलर पाथ है ऑफ रेडियस r, सेंटर है O, और यहाँ पर मैं एरो अप्लाई कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो अगर कोई कार मोशन भी कर रही है तो उसका मोशन है क्लॉकवाइज मोशन। जैसे यहाँ पर मैं एक सर्कल बना देता हूँ, सामने से देखते हैं तो सर्कल है, बट थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं तो वो सर्कल आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा इस जो मार्कर बोर्ड पर दिख रहा है, समझ रहे? सर्कल आपको इलिप्स Yes, दिखता sir. है एंगल चेंज होते ही, बट आपको दिख रहा है वो इलिप्स, बट एक्चुअल में सर्कल है, इस तरह से, समझ गए? तो हम कहाँ से देख रहे हैं इसको, ग्राउंड पर खड़े हैं और ग्राउंड पर बहुत बड़ा सर्कुलर ग्राउंड है तो वो ऐसा दिखता है। और अगर हेलीकॉप्टर से देखें, ऊपर से देखें तो वो हो सकता है पूरा सर्कल। तो आप मानते हैं ना ये सर्कुलर ग्राउंड है कुछ? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्राउंड है, लेवल्ड ग्राउंड है। चलिए यहाँ पर एक व्हीकल है, एक कार है, और वो कार v स्पीड से ऑर्बिटिंग कर रही है, इस सर्कुलर ग्राउंड पर चल रही है, पेरिफेरी पर चल रही है, जिसकी रेडियस r है। ठीक है, दिस इज द कार। आपको एक बात पता है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या डायरेक्शन होती है उसकी? वर्टिकली अपवर्ड। तो ये जो मैंने एरो अप्लाई किया है, ये जिस ग्राउंड पर व्हीकल चल रहा है उस ग्राउंड के परपेंडिकुलरली अपवर्ड है। ये शीट काम आ जाएगी। मैं यहाँ पर एक कार बना देता हूँ,
ये शीट बहुत काम आ जाएगी इसका मतलब। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक बॉक्स जैसा कुछ दिखाया है ना, और ये हमारी एक व्हीकल है, ये हमारा एक व्हीकल। एरो दिख रहा है आपको? बताइए फटाफट, एरो दिख Yes, रहा है? sir. Yes, sir. ये सेंटर है। तो यहाँ पर अगर मैं मार्कर को रख दूं और मार्कर का पॉइंटर आपकी तरफ है, और जब इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो मार्कर का पॉइंटर अपवर्ड चला जाता है, मार्कर का पॉइंटर अपवर्ड चला जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो एरो जो है वो आपको कैसे भी दिखे, इधर दिखे, इधर दिखे, किधर भी दिखे, है ना। ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि एरो किस तरफ है। एक्चुअल में ये एरो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के एग्जैक्टली पीछे की तरफ क्या होता है? कोई बोला नहीं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के एग्जैक्टली पीछे की तरफ कौन होता है? MG. mg mg, वेट ऑफ द बॉडी। तो ये वेट कहाँ है? वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। और सर्कल पर टेंजेंट के अलोंग होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कुछ भी कहें। दिस इज द डायग्राम। पहले आप इतना बना लें, फिर बात करते हैं। एरो लगा देता हूँ, ये है कार, Yes, sir. और बहुत बड़े सर्कुलर ट्रैक पर ये चल रही है। आई थिंक ड्राइंग कंप्लीट कर दी दिखती है कुछ बच्चों ने, तो सभी की हो जाए तो इन्फॉर्म कर देना। यस गाइस, टाइम लगेगा। yes sir तो आई थिंक आपने डायग्राम बना लिया होगा। इसमें एक बात आपको मैं बता दूं, तो अगर व्हीकल चल रहा है तो सर्कुलर मोशन कब होता है? विदाउट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं। आपको एक टॉपिक कराया हुआ है क्या, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन? Yes, sir. Yes, sir. तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होती है? डायरेक्शन ऑफ Center here. Towards the towards the center of center circle. Towards the बिल्कुल center of सही, circle. बिल्कुल सही, टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो एरो है ये होगी डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो जिस भी बॉडी पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, उस बॉडी का कुछ मास अगर होगा, तो अगर एक्सेलरेशन को AC एक्सेलरेशन को बॉडी के मास से प्रोडक्ट कर दे तो क्या मिलेगा? सेंट्रिपिटल फोर्स FC, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं। ये जो ब्रैकेट में है ये क्या है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, है ना। तो आप तो पुराना एक टॉपिक दिमाग में रखें, यूनिवर्स में अगर कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो 100% कौन प्रेजेंट है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। Centripetal is विदाउट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल फोर्स साथ साथ होते हैं और साथ साथ ही नहीं होते हैं। अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है तो 100% सेंट्रिपिटल फोर्स भी होगा, और अगर सेंट्रिपिटल फोर्स है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, है ना। क्योंकि आप जानते हैं F इक्वल टू ma, मास तो कांस्टेंट है, कौन होता है और कौन नहीं होता है? फोर्स एक्सेलरेशन दोनों साथ साथ होते हैं और दोनों साथ साथ ही नहीं होते हैं। तो एक बात आपको क्लियर हुई, अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा, पहली बात। और किस डायरेक्शन में होगा? सेंटर की तरफ होगा, यह है दूसरी बात। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा और कहाँ होगा? सेंटर की तरफ होगा।
अगर मैं इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, जो कि v²/r होता है, को, भाई फॉर्मूला सही है ना, v²/r, यस सर। Yes, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस कार के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कार की ही मास से प्रोडक्ट कर दे, m इंटू AC, तो ये हो जाता है m, कैपिटल M v²/r, और इस m v²/r को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन के लिए नीड होती है किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन नॉट पॉसिबल। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स पॉसिबल नहीं है। कुछ एग्जांपल से बात को और समझते हैं। जैसे तो आप 9th क्लास से एटम का एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं क्या 9th 10th में? यस सर। सेंटर Yes, पर sir. कहते हैं न्यूक्लियस होता है। डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स। और आप इस एरो को देख रहे हैं, किधर है, सेंटर की तरफ है ना, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स पर, और इलेक्ट्रॉन फास्ट रिवॉल्व करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, FC। FC मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस ऑर्बिट की जो भी रेडियस है, इस इलेक्ट्रॉन का जो भी मास है, इस इलेक्ट्रॉन की जो भी स्पीड है, तो स्पीड v, रेडियस r और इलेक्ट्रॉन का मास m, तो इन तीनों पर डिपेंड करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एक एग्जांपल बताया मैंने, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग करते हैं, तो विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स। एक एग्जांपल और देखिए, हमें पता है सन के अबाउट बहुत सारे प्लेनेट रिवॉल्व करते रहते हैं, और उसमें हमारी अर्थ भी है, ट्रू। yes, sir. Yes, और मैं sir. कह रहा हूँ रिवॉल्व करते रहते हैं, ऑर्बिटिंग करते रहते हैं। तो ऑर्बिटिंग के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। न्यूटन ने कहा था सन प्लैनेट्स को ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो अर्थ को भी सन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड कराता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और अर्थ रिवॉल्व करती रहती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को अर्थ के मास से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, अर्थ का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो गाइस ये दूसरा एग्जांपल। Yes, Yes, sir. sir. सर्कुलर मोशन का एक और तीसरा और लास्ट एग्जांपल आप बता देता हूँ आपको। अगर आप किसी थ्रेड से, एक धागा आपने ले लिया थ्रेड, उसके दूसरे एंड पर किसी ऑब्जेक्ट को, m मास की बॉडी को टाई कर दिया, और वो एंड आपके हाथ में है, आपने इसको पकड़ा और उसको घुमा रहे हैं, व्रिल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। आप उसको घुमा रहे हैं। तो अगर मैं इसका पाथ ही दिखा दूं आपको, आप इस स्टोन को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं व्रिल करके, आपका हाथ है बीचों बीच और किसी मोमेंट पर स्टोन यहाँ पर है, तो स्ट्रिंग में टेंशन होता है गाइस। अगर आप जितना तेज घुमाएंगे स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ता जाएगा। तो ये टेंशन फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। तो विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर हम कहें विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है mv²/r। कैसे, बिकॉज एक्सेलरेशन का क्या होता है गाइस, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। तो मास से प्रोडक्ट करते ही क्या हो जाएगा, फोर्स, mv²/r। तो कुछ बात क्लियर हुई, A होगा तो F होगा, F होगा तो A भी होगा। अब हम कार पर आ जाएं, टाइम भी देख लेते Yes, हैं। sir. तो कितना टाइम है, कितना बचा है, ओके, बिल्कुल हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, हमें 5 to 10 मिनट्स ही चाहिए। तो देखिए
हमने कुछ बातें तो डिस्कस कर ली कि इस पूरे यूनिवर्स में अगर कहीं सर्कुलर मोशन हो रहा है तो विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स जरूर होगा, कोई ना कोई सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जरूर होगा। तो यहाँ पर मैं एक एरो लगा रहा हूँ और यहाँ मैं लिख रहा हूँ Fs। ये Fs क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपको भी पता है जो भी कार है उसके व्हील है, और व्हील कहाँ पर है? ग्राउंड पर है। तो व्हील ग्राउंड को कांटेक्ट करते हैं, और जब व्हील ग्राउंड को कांटेक्ट करते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है। अब कार का जो मोशन है वो इस पेरिफेरी पर है, इस पेरिफेरी पर है। आपको कुछ एग्जांपल बता दूं। अगर छोटे सर्कुलर ट्रैक पर व्हील चल रहा है, ध्यान दें ये सर्कुलर ट्रैक है और व्हील चल रहा है। एक छोटे सर्कुलर ट्रैक पर कोई कार ही ले लेते हैं, कोई कार मोशन कर रही है। आपको ही कह दिया, आपको ये टास्क दे दिया कि इस सर्कुलर ट्रैक पर ही आपको कार को चलाना है। आपने स्पीड बढ़ाई 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 25, 30, 40, 50। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप 100 की स्पीड पर भी चला दें इस सर्कुलर नो ट्रैक? सर। अगर ऐसा कर दिया तो आप समझ जाओ, आप जब स्पीड 100 तो छोड़ो, आप थोड़ा भी बढ़ाने लगेंगे ना 50-60, आपका व्हीकल पलट जाएगा। मतलब ऐसे चल रहा है और ये इधर गिर जाएगा, सर्कुलर ट्रैक को लीव कर जाएगा, इधर कहीं चला जाएगा, सर्कुलर ट्रैक को छोड़ देगा। छोड़ देगा मतलब पहले व्हील जो है वो यहाँ इस ट्रैक से स्लिप करके कहाँ जाएंगे? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और आपका व्हीकल स्लिप कर जाएगा, पलट भी सकता है। तो आप थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस करें, थोड़ा सोचें तो आप पाएंगे कि हाँ, कभी कभी जैसे आप जा रहे हैं, ऐसा कोई रास्ता आया है ना, देख लें आप यहाँ से ड्राइव करते हुए आए, अब मोड़ आ गया, यहाँ पर भी आपको बात समझ में आ जाएगी। अब क्या आ गया? मोड़ आ गया। तो क्या यहाँ पर आप अगर 40 की स्पीड से व्हीकल चला रहे थे तो क्या मोड़ पर भी 40 से ही मोड़ देते हो क्या? नो सर। नो सर। ऑब्वियसली 40 से तो नहीं करोगे, आप पहले ही थोड़ा ब्रेक लगाओगे, 10 है ना, 10 या इसके आसपास की स्पीड से आप टर्न लेते हो। अगर आप 50-40 की स्पीड से, 40 या 50 की स्पीड से आ रहे थे और आप 50 से ही मोड़ना चाहेंगे, इम्पॉसिबल है। आप मोड़ेंगे और आप हो सकता है मोड़ने की टेंडेंसी में कहाँ टकराएंगे? सामने वाली दीवार से। तो एक्चुअल में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकस करें, ये सर्कुलर ट्रैक ट्रेवल करना था सेफली, तब आपका टर्न सक्सेसफुल होता सेफली, ठीक है। इस ट्रैक को करना था, बट आप ट्रैक से छूट के सामने टकरा गए, तो ट्रैक से आप दूर चले गए ना गाइस। चलना इस ट्रैक पर था, और इस ट्रैक पर आप कब चल पाएंगे? जब आपकी स्पीड कम होगी। प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, आप फास्ट स्पीड से आए और चाह रहे हैं हम इस ट्रैक पे चलें, नहीं, आप ट्रैक से हट जाएंगे और सामने वाली दीवार पर भी टकरा सकते हैं। तो ट्रैक से दूर कौन ले जा रहा है? ट्रैक से दूर कौन ले जा रहा है? वो जो mv²/r है, mv²/r है, वो अगर ज्यादा हो किससे? Fs से, तब गड़बड़ हो जाती है। ध्यान दें, आपके व्हीकल का मास कांस्टेंट है, आपको यहां से लेकर यहां तक एक छोटा सा सर्कल ट्रेवल करना है, उस सर्कल की रेडियस कुछ भी हो सकती है। एक आर्क है, सर्कुलर आर्क है, उसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है। अब Fs किस पर डिपेंड करता है? Fc बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करेगा? स्पीड पर, स्पीड पर। अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको Fc कम चाहिए। सर्कुलर मोशन के लिए Fc चाहिए ही चाहिए, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, mv²/r चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपको ज्यादा mv²/r चाहिए, अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको कम mv²/r चाहिए, कम नेसेसरी चाहिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स, अगर ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है तब आप फास्ट स्पीड से भी ट्रेवल कर सकते हैं, और अगर फ्रिक्शन बहुत कम है, जैसे है ना रेनी सीजन में थोड़ा सरफेस और स्लिपरी है, जो ज्यादा स्लिपरी है, तो आप सोच सकते हैं आप और ज्यादा कम स्पीड से टर्न करेंगे। बात को समझ रहे हैं?
फ्रिक्शन अगर बहुत कम है, स्लिपरी सरफेस है, फ्रिक्शन अगर बहुत कम है, तो आप और थोड़े केयरफुल हो जाएंगे, आप और कम स्पीड से मोशन करेंगे, क्योंकि हम बहुत आपको अगर साइंस नहीं पढ़ाएं तो भी बहुत से काम आप ऐसे करते हैं, बहुत ही साइंटिफिक। हमें हमारे दिमाग को बहुत अच्छे से पता है फ्रिक्शन कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, सरफेस को देख के पता लग जाता है। अगर कहीं फ्रिक्शन ज्यादा है तो वो फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है टर्न करने के लिए, और अगर कहीं फ्रिक्शन कम है तो वो हेल्प कम है तो आपको स्पीड कम रखनी पड़ेगी, स्पीड कम रखनी पड़ेगी। तो इस पूरे डिस्कशन का एक समरी यही है कि अगर कोई कार किसी सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है, इंपॉर्टेंट बात, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड होती है। देयर इज नीड ऑफ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। In this case, the friction force between ground and tires provides the necessary centripetal force. तो डायग्राम तो आपने बना दिया, 2-3 लाइनें लिख लीजिए और उसके बाद क्लास को स्टॉप करें। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए, और जब टॉपिक चलेगा तो बातें धीरे धीरे रिवाइज होगी, तो कुछ बच्चों को और स्ट्रांग हो जाएगी। लिखिए, एज शोन इन फिगर, फटाफट लिख लीजिए। As shown in figure, a car of mass m, capital M, a car of mass m is moving, a car of mass m, capital M, is moving on a circular path, is moving on a circular path of radius r, small r, of radius r, small r. गाइस हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. इसके साथ ये भी लिख दो, विद स्पीड v, full stop, of radius r with speed v, full stop, with speed v। तो कार का मास कैपिटल एम है, बता दिया हमने। सर्कुलर ट्रैक की रेडियस स्मॉल आर है, बता दिया। कार की स्पीड v है, बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर सर्कुलर मोशन, for circular motion, the necessary centripetal force, for circular motion, the necessary centripetal force ब्रैकेट में लिखना, ये जो वर्ड आया है ना, तो कौन सा वर्ड, फोर्स के बाद ब्रैकेट में लिखना mv स्क्वायर अपॉन r, और m कौन सा, कैपिटल M। फॉर सर्कुलर मोशन नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, ब्रैकेट में mv स्क्वायर अपॉन r, provided by friction force between, provided by friction force between road and wheels, between road and wheels। तो व्हील लिखें या टायर्स लिखें, तो 4 व्हील्स, 4 टायर्स जो हैं, बिटवीन रोड एंड व्हील्स। तो फ्रिक्शन फोर्स सर प्रोवाइडेड बाय से रिपीट करना, प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन फोर्स between road and wheels, that is for safe motion of car, that is for safe motion of car,
देखिए सेफ मोशन अगर करना है तो फ्रिक्शन फोर्स को ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, दैट इज। तो कौन क्या है ये गाइस, ये जो दिख रहा है ना आपको ब्रैकेट में, ये क्या है मैं बताने वाला था बट मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समझा चुका हूँ। तो आपके हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सही बोल रहे हैं। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इस कार के लिए जो सर्कुलर मोशन कर रही है, इस कार के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर एम को हटा दें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। क्यों है, सर्कुलर मोशन है इसलिए है। अब सर्कुलर मोशन के लिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर किसी ना किसी सोर्स से मिलता है। जैसे एटम के एग्जाम्पल में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, एक केस, ठीक है। अर्थ के केस में सन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स अर्थ को mv स्क्वायर अपॉन आर देता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, ठीक है। एक और था, थ्रेड को आप जिस थ्रेड से स्टोन को टाई किया हुआ है, स्टोन को व्रिल कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पर, तो थ्रेड में टेंशन फोर्स स्टोन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देता है सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। कार के केस में, कार को तो हमने किसी थ्रेड से नहीं बांधा है ना, तो कार के केस में टायर रोड मतलब व्हील रोड, इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। आप सोच सकते हैं अगर आइस फ्लोर है, पूरा का पूरा बिल्कुल आइस फ्लोर है ना, इंडिया में नहीं है, ऐसी कंट्री जहां बहुत बहुत लो टेम्परेचर होता है, आइस फ्लोर है, उस आइस फ्लोर पर किसी व्हीकल को चलाया जा रहा है और व्हीकल के टायर बिल्कुल रिजिड है, टाइट है, तो आप सोच सकते हैं सर्कुलर मोशन नहीं होगा, व्हीकल थोड़ा चलेगा और स्लिप करके इधर चला जाएगा, पाथ को छोड़ देगा। तो पाथ को छोड़ दिया इसका मतलब कौन कम है, पाथ पर बनाए रखने के लिए जो फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ होता है, वो उसका मतलब कम है या नहीं है। अगर होता तो जरूर व्हीकल सर्कल पर ही चलता। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग को, ब्रेन को पक्का हो जाए कि हाँ इस यूनिवर्स में सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस कार के मोशन में किससे मिल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स से। इतना हो गया गाइस? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया लगता है, तो आप यहाँ तक देख लें, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है सेफ मोशन के लिए, और कल हम v को मैक्सिमम कर देंगे तो यहाँ इक्वल टू वाला सिंबल होगा ऑन। इसके आगे बात करते हैं कल, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके ओके। Thank you, sir.